साथ चल रहे सम्मानित नेतागण, देवारा के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं इस मौके पर सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे फिर से एक बार जिस जिले को, जहां को नेताजी ने अपनी धड़कन समझा, धड़कन माना, ऐसी शानदार सरजमी पर एक बार फिर से मुझे भेजा। उसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभारी हूं। मैं आभारी हूं अपने जिले के सभी नेताओं का जिन्होंने मुझे मांगा और स्वीकार किया। और इस मौके पर मैं सबसे ज्यादा स्वागत और अभिनंदन करता हूं बड़े भाई आदरणीय गुड्डू जमाली जी का, जिनकी घोषणा के साथ ही, जिनके इस पार्टी में आने के साथ ही लोगों ने मान लिया कि अब आजमगढ़ में क्या होने जा रहा है। तो आदरणीय गुड्डू जमाली जी को मैं विशेष तौर पे, मेरे पास शब्द नहीं उनका आभार व्यक्त करने के, स्वागत करने के, मैं उनका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और दोबारा के लोगों, आप सबसे एक बार प्रार्थना करूंगा, इस बार जब आपने दोबारा बुलाया है तो ऐसा इतिहास रचना कि भारतीय जनता पार्टी वाले कभी फिर आजमगढ़ की उम्मीद न लगा पाए, इतना इतिहास रच देंगे। साथियों, ये लोग गर्व करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है जब इनको लोग बोलते हैं कि ये बुलडोजर की सरकार है। बुलडोजर की सरकार से चीजें टूटती हैं, तो तुम्हें वहां सत्ता में बिठाने का काम इस जनता ने जो किया था, यहाँ पे इस प्रदेश को बनाने के लिए किया था, ना कि तोड़ने के लिए। इन लोगों में इतनी भी समझ नहीं कि बुलडोजर का सरकार का किताब लेके गर्व की बात नहीं, ये शर्मिंदगी की बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद सिंह, शार्प रिपोर्टर के इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। देश में 2024 का आम चुनाव चल रहा है। विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक बिल्कुल घमासान मचा हुआ है। पूरे हिंदी हॉटलैंड में एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल सत्ता के लिए संघर्ष है। दक्षिण से लेके पूरब तक, पूरब से लेके उत्तर तक, जिधर भी देखिए बिल्कुल घमासान मचा हुआ है। 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। प्रथम चरण का चुनाव बिल्कुल आसन्न है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, जो हिंदी हार्टलैंड का सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसमें 80 सीटें आती हैं और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इसके पीछे जो इसकी जो सांकेतिक भाषा है, जो कह सकते हैं कि जो अभी व्यंजना है, उसका सिर्फ यही है कि इसकी सीटें 80 की संख्या में है और जो उत्तर प्रदेश जीतता है वो दिल्ली जीतता है। तो वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी, देश के प्रधानमंत्री जी, इस समय पूरे देश को बिल्कुल रौंद डाल रहे हैं। एकदम कहा जा सकता है कि बिल्कुल पूरे देश को पूरा मत डाल रहे हैं कि कैसे भी करके हमको जो मैजिक नंबर है, 273 का जो मैजिक नंबर है, बहुमत के लिए चाहिए होगा। एनडीए के नेता के रूप में बिल्कुल मत रहे हैं। 40 गठबंधन के 40 साथियों के सहारे बिल्कुल चुनावी नैया को पार कराने के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं। और ऐसे में जो इंडी गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, वो किसी भी कीमत पर इस बार उनको सत्ता से बेदखल करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। राहुल गांधी पूरे देश को मथ रहे हैं। कह सकते हैं कि जो यात्राएं उन्होंने किया, जो नया यात्राएं उन्होंने निकाली, उस यात्राओं का जो फर्क है वो दक्षिण भारत में देखने को जिस तरीके से मिल रहा है, जिस तरह से लोगों का जुड़ाव हुआ था, वो सारी चीजें अब मतों में कितना परिवर्तन हो पाता है, वो मतों से सीटों में कितना परिवर्तन हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसमें 80 सीटें आती हैं। और जो निर्णायक होगा कि अगली बार लोकसभा का इस चुनाव जो चल रहा है, जो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये निर्णायक बिल्कुल होने जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में यही 80 सीटें नरेंद्र मोदी के भाग्य का फैसला भी करने वाली हैं। डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह से कह सकते हैं कि इन 80 सीटों के लिए बिल्कुल जो आजमाइश की जा रही है, पूरी ताकत का बिल्कुल संघर्ष है और ये लगा हुआ है। मुझे लगता है कि जो आने वाला जो समय है वो अपने आप में बहुत ही निर्णायक होने जा रहा है।
तो पहले फेज का चुनाव बिल्कुल सन्निकट है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव की स्थिति है वो लगातार बिल्कुल कह सकते हैं कि चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और आखिरी दौर में चल रही है। अब वो मतदान होने की स्थिति में है। तो मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में हम बात करते हैं पहले आजमगढ़ की। आजमगढ़ सीट का जो इतिहास है बहुत ही समृद्ध है। कहा जाता है कि आजमगढ़ का जो इतिहास है वो कई जनपदों से ज़्यादा समृद्ध इतिहास रहा है। 1952 में जब देश में पहला चुनाव होता है तो इसके पहले जो एमपी होते हैं वो कहा जाता है कि अलगू राय शास्त्री होते हैं और ये पहले जो सीट थी वो आजमगढ़ पूर्व के नाम से ये सीट हुआ करती थी। दूसरे एमपी जो 1957 में चुनाव होता है तो वो कालिका सिंह होते हैं। उसके बाद 52 के बाद जब 1962 में चुनाव होता है तो रामहरख यादव होते हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि 67 से लेकर 71 तक की बात करें तो चंजीत यादव यहाँ के एमपी होते हैं और जो कांग्रेस के गवर्नमेंट में कह सकते हैं कि बहुत ही निकट थे क्या नाम है कांग्रेसी सरकारों के, और ये कह सकते हैं कि वो केंद्रीय मंत्री बने थे, उर्वरक और इस्पात मिनिस्टर भी बने हुए थे। तो इंदिरा गांधी के बहुत निकट बताए जाते हैं। तो ये जो आजमगढ़ की धरती है वो अपने आप में बहुत समृद्ध रहा इतिहास इसका। और अब वर्तमान की बात करते हैं तो ये सीटें पिछले समय की बात करें तो 3 बार बसपा ने जीता है, 3 बार सपा ने जीता है, 2 बार भाजपा ने जीता है। और अभी इसके 3 चुनाव पहले की बात करें तो 2014 की बात हम करते हैं। 2014 में यहाँ पर एक संघर्ष हुआ था तो उस संघर्ष में स्वयं मुलायम सिंह यादव को लड़ना पड़ा था। मुलायम सिंह यादव के मुकाबले रमाकांत यादव भाजपा के प्रत्याशी थे और समाजवादी पार्टी से उसके जो शिखर पुरुष सपा के थे, जो अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव, स्वयं यहाँ से विजय दर्ज किया था। उसके बाद 2019 का जो चुनाव था उस 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे और ये कह सकते हैं कि 2.5 लाख के आसपास वोट से विजय हासिल किया था। और अपने दूसरे जो निकटवर्ती प्रतिद्वंदी थे वो दिनेश लाल यादव निरहुआ थे जो वर्तमान में सांसद हैं। कहा जाता है कि जो वर्तमान में जो सांसद हैं 2019 में अखिलेश यादव चुनाव 2,60,000 मत से जीते थे, ये अलग का विषय है, लेकिन उन्हें आजमगढ़ सीट को छोड़ना पड़ा और वो विधानसभा का चुनाव लड़े। तो जब ये सीट खाली हुआ तो यहाँ उपचुनाव 2019 के बाद कह सकते हैं कि 22 में होता है। 2022 में उपचुनाव होता है। उस उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ जो 19 में अखिलेश यादव के मुकाबले भाजपा के कैंडिडेट के रूप में खड़े थे और टक्कर उन्होंने दिया था, तो वो इस रण को छोड़ा नहीं बल्कि डटे रहे और मुकाबला भी किया। तो 2022 का जो परिणाम आया उसमें उपचुनाव की जब स्थिति बनी तो उसमें धर्मेंद्र यादव जो है वो सपा के कैंडिडेट के रूप में आए और दिनेश लाल यादव 8,000 मत से उनको हराने में सफल रहे। लेकिन कहा जाता है कि इस जीत का जो असली जो कह सकते हैं कि आधार था, असली जो कारण था, वो बसपा के कैंडिडेट जो शाह आलम गुड्डू जमाली थे जो 2 लाख से ऊपर के मत को प्राप्त किया था और एक तरह से कह सकते हैं कि भाजपा के सीट को आसान कर दिया था। तो अब 2024 की जब बात हम कर रहे हैं, जो चुनाव जो चल रहा है या कह सकते हैं कि जो आम लोकसभा का चुनाव 2024 का है, तो इसकी जो स्थिति है तो इसमें दिनेश लाल यादव जो वर्तमान सांसद हैं ये भाजपा के कैंडिडेट के रूप में प्रत्याशी बनाए गए हैं और जो उसके मुकाबले धर्मेंद्र यादव फिर एक बार यहाँ पर सपा के कैंडिडेट के रूप में आए हैं, या कह सकते हैं कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया तो गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में धर्मेंद्र यादव 2024 के चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाए गए हैं। मुकाबला बड़ा कड़ा होने जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें जो बसपा है, बसपा ने भी अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दिया है। उसमें भीम राजभर जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं वो आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि ये कैंडिडेट लगभग सारे दलों के आ चुके हैं और एक रोमांचक मुकाबला जो होने की स्थिति में है। जो निरहुआ के साथ कह सकते हैं कि जो उनके पक्ष की चीजें क्या हो सकती हैं कि वो जो सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है उनकी और केंद्र में उनकी सरकार ही है। तो उनके पास एक नेशनल फेम का लीडर है नरेंद्र मोदी, उनके प्रधानमंत्री के रूप में एक
कह सकते हैं कि भाजपा के शिखर पुरुष है, तो एक बड़ा लीडर है जो उनके बड़ा चेहरा के रूप में उनके दल के प्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी है। लेकिन वहीं सपा का कहा जाए तो सपा में अखिलेश यादव जी हैं और गठबंधन के रूप में देखा जाए तो राहुल गांधी भी हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए कि आजमगढ़ का जो भविष्य है जाएगा, इसकी बात हम अगर करें तो आजमगढ़ की जो स्थिति है, यहाँ 3 लाख जो है दलित वोट किधर जाएगा? क्या वो बसपा के साथ जाएगा या इन 2 दलों में बंट जाएगा? तो मेरा जो आकलन है, मेरी जो सोच है, जो इस तरीके से बातचीत करने से जो लग रहा है कि दलित वोट जो है इस बार जो है बट जाएगा, वो सत्ता के साथ जाएगा या सत्ता के खिलाफ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि या तो भाजपा के साथ जाएगा कुछ वोट, या कुछ वोट जो है परसेंटेज जो सपा के साथ जाएगा, गठबंधन प्रत्याशी के साथ जाएगा। जिसकी जितनी क्षमता है उसको उस तरीके से अपने तरीके से मोड़ सकता है। चूंकि सपा के विधायकों की संख्या सर्वाधिक, यहाँ 10 विधायक जो है, 10 सीट है, 10 सपा के हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये धर्मेंद्र यादव के पक्ष में चीजें कुछ ज्यादा दिख रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये दिख रही है कि शाह आलम गुड्डू जमाली जो एक मजबूत प्रत्याशी थे बसपा के, वो स्वयं सपा से मतलब एमएलसी बन चुके हैं, सपा को सपा में आ चुके हैं और सपा के जो प्रत्याशी को जिताने के लिए खुद उन्होंने प्रण लिया है। तो ऐसे में एक मजबूत स्थिति धर्मेंद्र यादव के फेवर में ये जा रही है कि ये जो एमवाई फैक्टर है, यानी जो मुस्लिम यादव का फैक्टर है, प्लस शाह आलम गुड्डू जमाली उनके साथ इस समय जुड़ चुके हैं, जो कभी उनके मुकाबले खड़े थे। तो ये स्थिति बड़ा मतलब इनके फेवर में जा रही है। जबकि दिनेश लाल निरहुआ के फेवर में यह है कि उनके पास एक राष्ट्रीय स्तर का जो नेता है और उनकी सरकार मतलब यूपी में भी है और दिल्ली में भी है। दूसरी बात है कि जो उन्होंने कुछ विकास के जो कार्य हुए हैं उसके बल पे वो चुनाव में आए हुए हैं या चुनाव में वोट की मांग कर सकते हैं। जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई हो, संगीत महाविद्यालय उसकी स्थापना हुई हो, या जो रेलवे ट्रैक जो बनारस से लेके गोरखपुर वाया आजमगढ़ जाने की बात हुई, उसका सर्वे हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसको वो गिना सकते हैं, जिसके बल पे वो वोट मांग सकते हैं। तो एक तरह से बिल्कुल रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है आजमगढ़ में। और जो थोड़ा से मामला 19-20 का जो अभी तक का जो है वर्तमान जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ये है कि थोड़ा से चुनाव जो है इनके प्रति, यानी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यानी गठबंधन कैंडिडेट के प्रति झुका हुआ है। लेकिन निरहुआ भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा संगठन है। उनके पास कह सकते हैं कि यूपी से लेके और देश के अन्य हिस्सों में बड़ा संगठन है। और ये कह सकते हैं कि जो स्थिति है उसमें यह है कि जो विकास कार्य है उसको उन्होंने करा के दिखाया है कि हम पिछले 1.5 सालों में, चूंकि 2022 में हम इस सीट को हमने जीता है, इतने कम समय में जब हम इतना विकास काम कर सकते हैं तो हमें 5 साल का अवसर मिलेगा और डबल इंजन की सरकार रहेगी तो बहुत सारे हम काम कर सकते हैं, जो कि हमने वादा भी किया था। ये मतलब दिनेश लाल यादव निरहुआ का जो दावा है। और इस बात को अगर ध्यान में देकर अगर वोटिंग होगी तो बहुत सारी चीजें मतलब उनके पक्ष में जाएंगी। लेकिन वहीं अगर एमवाई फैक्टर, चूंकि कह सकते हैं कि मुस्लिम है, यादव का जो गठबंधन है, एमवाई फैक्टर है, वो बहुत कारगर होता है। तो ऐसे में ये फैक्टर काम करेगा और शाह आलम गुड्डू जमाली के आने से एक मतलब कह सकते हैं कि पूरा झुकाव जा रहा है। तो कुल मिला के अब ऐसे में भाजपा के पक्ष में चीजें ये जा रही हैं कि उनके साथ ओम प्रकाश राजभर हैं, वो राजभरों का वोट लेकर कह सकते हैं कि उनके राजभरों के नेता हैं और वो खुद उनके लड़के जो घोषित चुनाव लड़ रहे हैं, तो राजभर भी भाजपा के साथ हैं और दारा सिंह चौहान भी भाजपा के साथ हैं। तो चौहानों का वोट भी एक तरह से कह सकते हैं कि वो उनके फेवर में जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में भीम राजभर कितना गुल खिला पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये जीतने की स्थिति में तो नहीं है। लेकिन ये है कि ये जो वोटों का जो बंटवारा होगा, भीम राजभर अगर कुछ वोटों का बंटवारा कर सकेंगे तो वो नुकसान भाजपा का ज्यादा करेंगे, सपा का या गठबंधन प्रत्याशी का कम करेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो आजमगढ़ का मुकाबला बहुत रोमांचक होने जा रहा है, बिल्कुल रोमांचक होने जा रहा है। और ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नजदीक आएगी आजमगढ़ के चुनाव की, ये तो मुझे लग रहा है कि ये चीजें और भी निर्णायक हो जाएंगी। फिलहाल इस दिलचस्प चुनाव को देखते रहिए और इस तरह के वीडियो को आप देखते रहिए, सुनते रहिए और हमें लाइक करिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।